भी। चलिए बच्चन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में। चारू जी, महिलाओं की अपनी बहुत सारे एक मुद्दे हैं और बाकायदा घोषणा पत्र में इस बात का अनाउंसमेंट हुए है, महिला बाल विकास और इनको लेकर। सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी की, तो कितना खरा माना जाए, क्योंकि उस वक्त जब इलेक्शन था उस दौरान स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान एक बड़ा इश्यू बनाया गया था कि मां बहनें सुरक्षित नहीं है, नाबालिग बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा चैन स्नेचिंग को एक बड़ा इश्यू बनाया गया था। तो कुछ ऐसे केसेस थे उस वक्त जिन्हें काफी कोट किया गया था और इस मामले में अशोक गहलोत को बिल्कुल फेलियर्स करार दिया था। कुछ हालात सुधरे हैं 3 साल में? देखिए, सरकार की तरफ से तो भरपूर कोशिश की जा रही है कि इन हालातों को सुधारा जाए। जैसे अपराजिता के नाम की स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम्स हैं और किसी भी कारण से अगर किसी के साथ भी कोई ऐसी कोई कारण होता है तो उसको मुआवजा देने का भी प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि इन कानूनों में बढ़ोतरी तो हुई है और पुलिस की सजगता या कह लीजिए या जनता की सजगता से उससे पे रुके भी हैं। लेकिन एक सोशल जो ये दुर्व्यवहार या ये दुराचार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए केवल हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए जनता को भी जागरण करना होगा, जनता को भी सोचना समझना होगा कि वो उनकी माएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की भी है और लोगों की भी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन की बात रही, सरकार ने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं और अगर थोड़ी सी इसके अंदर सख्ती बरती जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। जी जी। चलिए, एक दावा किया गया है कि देश में पहली बार ऐसा किया गया है कि आप रेटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन थाने की अपने सुझाव के जरिए। दूसरा, आज ही की बात है, गुलाबचंद कटारिया साहब ताल ठोक के कह रहे हैं कि अगर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो काफी डाउन है। देखिए, आंकड़ों का जो है ये तो मायाजाल है। ये आंकड़े हम ही खुद बनाते हैं, हमारे ऊपर है ऊपर होना और नीचे होना। तो वस्तु स्थिति ये है कि जनता बाहर क्या कहती है, जनता की क्या विचार है और क्या राय है। अगर हम बाहर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम ये देखते हैं कि आनंद पाल जैसा अपराधी जो भी खुलेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने में आता है कि इस तरह के खूंखार अपराधी जो बाहर है वो अब तक पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब हम देखते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो जनता को राहत मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जिसे मैं कहना चाहूंगी कि एक तरफ कहीं ना कहीं अच्छा लगता है देख करके कि सरकार ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अंदर जेल में किया है और जनता को राहत की सांस मिली है। लेकिन जब ये देखते हैं कि बड़े बड़े खूंखार अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कहीं वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके बाहर खुलेआम घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उस जगह की ठेस भी पहुंचती है कि इतने बड़ा मतदान। चारू जी, 2 बातें हैं यहाँ पे जी। ये बात सही है कि कई बड़े दिग्गज जेल की सलाखों में गए हैं करप्शन के चलते हुए, लेकिन सवाल प्रतिपक्ष की तरफ से एक उठाया जाता है यहाँ पे कि अभियोजन स्वीकृति की जहां बात आती है, गिरफ्तार तो चलिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तरफ से किया, जो उनको ट्रैप किया या उनके कॉल्स को ट्रैप किया, लेकिन जब गवर्नमेंट को स्वीकृति देनी चाहिए केस चलाने के लिए तो उस वक्त बहुत लिंगर ऑन रखा जाता है। इसी बात को इसीलिए मैं खुल करके आपके सामने सरकार की जो प्रशंसा नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने टैप तो किया। इसी तरह के कई और भी मामले हैं, कई और भी कार्रवाइयां हैं, कई और भी विभाग में हैं जहाँ पे वो खुलेआम काम तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो रुकावट या कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाते हैं और जनता को फिर निराशा होती है। जैसे मान लीजिए अभियोजन स्वीकृति उन्होंने नहीं देते या वो आगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो लोगों को एक महसूस होता है कि वो भी सामने वाला जब बाहर निकल करके आता है तो वो भी कहता है क्या हुआ भाई, 2 दिन अंदर आया है, उसके बाद तो मैं बाहर वापस वही हूँ, उसी विभाग में हूँ, बल्कि उसका प्रमोशन और कर दिया जाता है। तो कहीं इस जगह पे ऐसी लगाम पर एक संदेश दिया जाए कि नहीं, सरकार बिल्कुल तरह से जैसे मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, वैसे राजस्थान सरकार की भी यही मंशा है कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना चाहिए। तो लोगों को निश्चित रूप से ये विश्वास भी दिलाना होगा। बिल्कुल। पंकज जोशी साहब हमारे साथ में हैं, भाजपा के नेता और जयपुर के पूर्व महापौर। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 साल को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। चारू जी ने कहा कि सरकार कोई भी हो काम जनता के लिए करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। 3 साल पे आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन बचे हैं जो 2 साल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वास्तव में शिकायत के बेस पे आ रही हो या प्रतिपक्ष के आरोप हो या लोगों के सुझाव हो, अगर नहीं भी
वो पूरे हो पा रहे थे, उन्हें ठीक से पूरा किया जा सके, अगर कहीं को कमी है उसे दुरुस्त किया जा सके, क्योंकि 72% का आप लोग आंकड़ा बता रहे हैं, 72% काम पूरे हुए हैं, 28% बाकी हैं, जो 2 साल का आपके पास में टाइम है उसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब चर्चा होती है तो लोगों का कहना है कि पूरी बातें गले नहीं उतर रही अभी ये। नहीं, देखिए जो है योगेंद्र जी, सब जो चीजें हैं बिल्कुल जो आपने देखे हैं बिल्कुल ठीक देखे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि जो सुझाव हैं और जो चीजें हैं, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को मानती है कि जो सुझाव आते हैं और जो चीजें होनी चाहिए वो उनको लगातार इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार भी है और कर भी रही है। लेकिन 2 चीजें बड़ी साफ सी हैं कि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो लोकतंत्र में ये होती है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो बेसिकली तंत्र है उसके अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो दीर्घकालीन पॉलिसीज हैं, उनमें कम से कम कहीं ना कहीं एक रूपता होनी चाहिए। और एक रूपता के लिए आप पिछली बार देखेंगे तो हम इन्होंने जो योजनाएं थी उन योजनाओं को हमने लगभग पूरा किया। और आप देखेंगे कि योजनाओं के अंदर जो योजनाएं शुरू की गई थी उनके जो शुरू हुई और उसके बाद जो योजनाओं के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर आया वो लगभग कहीं 1.5 गुना कहीं 2 गुना पहुंच गया। तो मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं, आप आज पिछली बार आपने योजनाएं शुरू करके लेकिन वित्तीय उसकी जो है प्रबंधन करके नहीं गया, किसी भी चीज के लिए आपने डाटा कलेक्शन नहीं किए, उनकी जो हालात बने वो आपने खुद ने देखे। अभी मैं जब था तो वसंत जी कह रहे थे कि जो है माननीय न्यायालय में जो है नियुक्त किया है। मैं कह रहा हूं कि आप देखें कि पिछली सरकार के अंदर जितनी भी थी एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई थी, सारी न्यायालय से जो है रिवर्ट हुई। वो क्योंकि जब सरकार से जब फैसले बनते हैं और जब नजीर बनते हैं, है ना, तो वो जाकर के जो है वो एक तरीके से जो है वो आगे भी दिक्कत करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो है ठीक होनी चाहिए। अभी कह रहे थे बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूं आपने जब जिन लोगों को चुनने की जगह थी, आपने आरपीएससी के जो चेयरमैन थे, क्या हालत थी बनी लोगों की, आप जिन लोगों को चुन रहे हैं उन लोगों की चुनाव के अंदर तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम ये चीज तो देख सके कि हाँ, जो लोग न्याय करेंगे, जो लोग बैठेंगे, जो लोग जनता के साथ काम करेंगे, उनका चुनाव तो कम से कम ठीक होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ये बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर हमने जो है लगातार उनमें ठीक काम किया। बसंत जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने पंकज जोशी साहब को सुना कि तुलना इस कार्यकाल से पिछले की कर रहे हैं। अभी वसुंधरा राजे जी ने एक बात कही थी कि अभी तक नकारात्मक सोच, आरोप प्रत्यारोप, इन पे हमारे चुनाव लड़े गए हैं, हमने भी आरोप लगाए, लेकिन पहली बार हमें हमारे काम और जो एक बार वो, एक बार हम, एक बार वो, एक बार हम, इस मिथक को तोड़ेंगे और एक पॉजिटिव सोच को लेकर के हम हमारे काम जो करवाए उनके बल पे, उनके दम पर हम सरकार में वापसी करेंगे। नहीं, मैंने कहा अगर घोषणा पत्र को अगर लागू करने की बाध्यता होती तो ये सरकार एक दिन भी 3 साल में अगर घोषणा पत्र को लागू करने की बाध्यता होती, जैसा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, आदरणीय पंकज जोशी जी कह रहे हैं, तो 72%। तो अगर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अगर 72% क्या 28% भी अगर इस पर अमल नहीं हुआ और इस सरकार को अगर बाध्यता होती तो एक दिन भी रहने का हक नहीं होता। अभी जैसे चारू जी कह रही थी यार कि महिला अत्याचारों के मामले के आंकड़े तो आंकड़े होते हैं। देखिए, आंकड़े नहीं होते, इनको जिम्मेदार लोग बनाते हैं, जिम्मेदार एजेंसियां बनाती हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो आंकड़े हैं, राजस्थान दलित अत्याचारों में प्रथम नंबर पर है। अगर हम कहें तो कि पूरा देश बनाम राजस्थान की बात कह सकते हैं, 57% से ज्यादा के करीब राजस्थान में पूरे देश में दलितों पर अत्याचार होते हैं। महिला अत्याचार, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी महिला अत्याचारों के मामले में राजस्थान टॉप 5 राज्यों में शामिल है। तो इन तमाम बातों को हम कह सकते हैं। और अगर ये करेंगे, घोषणा पत्र की बात है कि आप सांप्रदायिक उसके रुझान के ऊपर विश्वविद्यालयों में जो बड़े बड़े वो हैं, क्या कहते हैं, कोर्स हैं, मैनेजमेंट के कोर्स हैं, तो और तमाम कोर्स हैं विश्वविद्यालयों में, आप उनमें गीता सांप्रदायिक के आधार पर और तमाम चाणक्य नीति ये पढ़ाना चाहते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर, जबकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसी के अनुसार काम होना चाहिए। बसंत जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, हालांकि आज ये रिलेवेंट इश्यू नहीं है, हमारे यहाँ पे एक बड़ी बहस चल रही है, एक तो राष्ट्रवाद और दूसरी सांप्रदायिकता की। नहीं, इसमें देखिए, हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे तो राष्ट्रवाद का एजेंडा, उसकी डेफिनेशन सब बदल गई है। आपकी विचारधारा के अनुसार अगर मैं सहमत हूं तो मैं राष्ट्रवादी, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे विचार अलग हैं। या फिर अगर सांप्रदायिकता की अगर डेफिनेशन में हम जाएं तो पर्टिकुलर एक कौम को लेकर के अगर किसी की टिप्पणी होती है तीखी तो ये माना जाता है। तो ये क्या हमारे यहाँ पे ये क्यों मतलब इतनी चर्चाएं होती हैं? आम जनता है उसको तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा को सरोकार नहीं इन सब चीजों से। वो जानता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा, हिंदुस्तान के लिए मरूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एजेंडा बना रही हैं इसको? देखिए, पार्टी को इससे शॉर्टकट है ये सांप्रदायिकता का सवाल। वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, हम जो
जो संविधान के अनुरूप बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो हम तो बहुत कम प्रतिशत के लोगों की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। जो संविधान में सवाल उन लोगों का है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कौन से राष्ट्रवाद की बात है? दिन भर बैठ के मंडी में डंडी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो, कमीशन लो, कमीशन दो, बेईमानी करो, झूठ बोलो और तमाम तरह की जो बेईमानियां होती हैं, अनलीगल काम है, वो सारे काम आप करो। सुबह शाम शाखा में जाओ, नमस्ते सदा वस्तले करो, राष्ट्र देवो भव का नारा लगाओ। आप तो हो गए राष्ट्रवादी और हम तमाम जो सच्चाई के रास्ते पे, संघर्ष के रास्ते पे चलते हैं और जो संविधान के प्रदत्त बात बोलते हैं वो हो गए देशद्रोही हो गए। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग करते हैं और ये तमाम लोग और इसी विचारधारा के लोग करते हैं कि ये उत्तर भारत में शिवसेना है, किसका समझौता है उसके साथ। अगर वो जिसको ये लोग कहते थे कि सांप्रदायिक और राष्ट्रद्रोही लोग कहते थे, पीडीपी से समझौता जम्मू कश्मीर में किसने किया? मैंने इसी वजह से कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन है। मैं तो सिर्फ इस वजह से सवाल किया था कि हम लोग केवल एक राष्ट्रवाद पे या फिर सांप्रदायिकता पे, इन पे इतना ज्यादा मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस, इन सबको लेकर के हालात सामान्य हो जाते हैं। आम जनता को कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने जीवन यापन में और देश के लिए अगर बात होती है तो बिल्कुल जो खरा होता है वो खरा होता है। बाकी आस्तीन के साथ तो कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। शरीर तो देखो जैसे पंच तत्वों पे बना है ना शरीर, उसी तरीके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भारत माता, गाय माता, जम्मू कश्मीर, मुसलमान और पाकिस्तान, इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे ही किसी बड़े राज्य के चुनाव होते हैं ये कोई न कोई ऐसी बहस छेड़ देते हैं, कभी खान पान के ये तय करना चाहते हैं कि ये। चलिए मैं वापस आऊंगा, आपके पास में आऊंगा। एक बार मैं अलका जी से बात करना चाहूंगा। अलका जी, वसुंधरा जी ने एक बात कही है, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, मीडिया से भी उन्होंने कही है कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमने क्या किया उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छी बात है और यही बात पिछली बार अशोक गहलोत साहब कह रहे थे, क्योंकि दो बातें होती हैं। जब आप सत्ता के बाहर होते हैं तो ऑफेंसिव होते हैं और जब अंदर होते हैं तो आप डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि आपके पास में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया था, आज हम 3 साल है, मिडिल पीरियड पे हम आ चुके हैं, अगले साल पंकज जोशी साहब हमारे साथ में होंगे तो ये बात नहीं कह सकते कि पूर्ववर्ती सरकार के ने इतना हम पे कर छोड़ा, इतना करप्शन था, ये था। आप सहमत होंगे उन सब चीजों से? तो आपके पास में आपने क्या किया, जनता तो यही जानना चाहेगी। तो कुछ डिफरेंट बात लग रही है इसमें आपको? नहीं, बट आई फील के कंपैरिजन हम नहीं करें। और अगर हम देखें कि अगर हम आज बैठे हैं कि 3 साल में क्या ग्रोथ हुई पिछले साल के कंपैरिजन में, चाहे वो वसुंधरा जी का टेन्योर रहा या अशोक गहलोत जी का टेन्योर रहा, तो हम अगर स्टेट की बात करें और जैसे आप कह रहे थे कि राष्ट्रवाद की बात करें, तो सांप्रदायिक मीन्स लाइक वी डोंट वांट टू डिफाइन इट इनटू अ ग्रुप्स और रिलीजन और समथिंग लाइक दैट। तो पिछले 3 साल में ग्रोथ तो हुई है, हम लोगों ने काफी कुछ चेंजेस भी देखे हैं। अगर अपने शहर को ही देखें तो कुछ आपने चेंजेस देखे होंगे, इसमें सुंदरता आई है, सफाई हुई है, काफी सारी चीजें, नए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए कि पिछले 3 साल में कोई रॉयट्स नहीं हुए हमारे यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि इसमें हमारे एक चेक लगा है। एज फार एज पुलिस का ये इंटरफेरेंस इज कंसर्न, वो इमीडिएट पहुंचती है। हमने देखा है आईटी काफी इम्प्रूव हुआ है। मतलब अगर आप देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आज कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं एज ए कॉमन पर्सन, मैंने ये देखा है कि 24 घंटे में या तो फोन आकर कार्रवाई होती है। चाहे वो आप सफाई से रिलेटेड कंप्लेंट कराएं, वो ठीक हो या नहीं हो, फोन जरूर करता है ऑफिसर। ठीक नहीं होने पे उसके ऊपर एक बहस और की जा सकती है, क्योंकि वो होती नहीं है बहुत जल्दी ठीक, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कुछ एक चीजें हैं। और करप्ट पुलिस ऑफिसर्स आई थिंक पिछले 3 साल में जितने पकड़े गए हैं, पिछले 10 साल में नहीं पकड़े गए होंगे, सबके सामने लाए गए, चाहे वो कितने भी बड़े थे और कितने भी छोटे थे। ये अलग बात है कि उनको रीइंस्टेट करके अगर वापस हम पोस्ट दे देते हैं तो उसके किराए पे पानी फिर सकता है, और जो हमको कॉशियसली देखना चाहिए और नहीं करना चाहिए। चलिए अलका जी, मैं आऊंगा आपके पास से वापस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। कि 3 सालों में काफी नए सोपान इस विभाग ने प्राप्त किए, अर्जित किए। कई चुनौतियां हमारे सामने थी जो हम सरकार में आए थे। हमें चाहे पेंशन का विषय होगा, स्कॉलरशिप का होगा, पालनहार का होगा, छात्रावासों की स्थिति को लेकर के होगा, इन सब विषयों को लेकर के, चाहे विकलांगों के विषय में बात करें तो उसमें भी कई चुनौतियां थी। इन सब विषयों को लेकर के हमने कई नए इनोवेशंस भी किए, उसके परिणाम भी आए। और जो वर्ग था जिसको हम एड्रेस करते थे, मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बदल देते हैं हमारे जीवन का सार,
पुरोधाओं के अनुभव और उद्गार विश्व को देते अपनापन और प्यार। प्रभात वेला में इनका श्रवण देखिए प्रवचन रोजाना सुबह 7 बजे सिर्फ जन टीवी पर। राग में है ताल, राग ताल में है भाव, भाव में है गीत बसा, गीत में है संगीत बसा।